अब हम आते हैं पार्ट 4 पे, जो कि डील करता है सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। तो स्पेसिफिक टाइप के कुछ सूट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको एक गवर्नमेंट के ऊपर सूट फाइल करना है तो क्या प्रोसीजर होगा। अगर एक फॉरेन गवर्नमेंट या फिर एक रूलर फॉरेन कंट्री के, सपोज सऊदी अरेबिया के जो रूलर हैं, उनको इंडिया में सूट फाइल करना है किसी पर्सन के खिलाफ, सिविल सूट, यहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा। और अगर सपोज इंडिया के किसी पर्सन को सऊदी अरेबिया के रूलर के खिलाफ अगर सूट फाइल करना है तो प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इन सब चीजों के बारे में हमारा पार्ट नंबर 4 बात करता है। इसका सेक्शन नंबर 79 पे हम आते हैं। एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आपको सूट फाइल करना है, देन आप लिखोगे, सपोज पर्सन ए है जिसको सूट फाइल करना है, तो ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऐसे लिखोगे। और ऑब्वियसली अगर यूनियन ऑफ इंडिया को सूट फाइल, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी पर्सन के खिलाफ सूट फाइल करना है, तो वही यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जिसके खिलाफ सूट फाइल करना है उसका नाम आ जाएगा। और अगर इस ए को स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है तो ऐसे होगा दैट ए वर्सेस स्टेट ऑफ सपोज मध्य प्रदेश। अगर एमपी गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये चीज ऐसे लिखी जाएगी। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 80 के ऊपर। ये बात करता है नोटिस के बारे में, यानी कि अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है तो आपको उनको एक नोटिस देना पड़ेगा पहले, एंड उस नोटिस के देने के 2 महीने बाद ही आप सूट फाइल कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के हिसाब से भी कि 2 मंथ्स तक आपको वेट करना पड़ेगा नोटिस भेजने के बाद, एंड उसी के बाद आप एक सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हो। सपोज ए को सूट फाइल करना है यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, देन पहले वो नोटिस भेजेगा एंड 2 मंथ्स के बाद, 2 मंथ्स के बाद ही वो सूट फाइल कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 80 में यही चीज बोली गई है नोटिस के बारे में। फिर इसके बाद इसमें ये बोला गया कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सूट फाइल करना चाहते हो तो जो नोटिस आप सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट को भेजोगे। ये नहीं कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है तो आप डायरेक्ट मोदी जी के खिलाफ मोदी जी को ही नोटिस भेज दोगे। ऑब्वियसली वो थोड़ी इतने सारे नोटिस पढ़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट जो है ना उसको नोटिस भेजना पड़ेगा, एंड फिर वही जो है एप्रोप्रिएट जो भी प्रोसीजर होगा वही देखेगा, पीएम नहीं देखेंगे आगे। ओके। अगर एक रेलवे का सूट करना है, आपको रेलवे के खिलाफ सूट फाइल करना है, तो आपको याद रखना है कि आपको जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे को नोटिस भेजना पड़ेगा। तो ये चीज प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि रेलवे के खिलाफ अगर सूट फाइल करना है तो आप किसको नोटिस भेजोगे, देन यू विल सेंड टू जनरल मैनेजर ऑफ रेलवेज। ये क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, तो आपको ये चीज याद रखनी है। इन द केस ऑफ अ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट ऑफ जम्मू एंड, ये तो अब हट चुका है लेकिन फिर भी इसको आई थिंक सीबीसी से डिलीट नहीं किया हुआ है, लेकिन इसको कर देना चाहिए बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर अब ऐसा कुछ अलग सा उसको प्रिविलेज नहीं है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ और एनी अदर यूटी ऑफ इंडिया। तो यूटी है तो एनी अदर यूटी ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। स्टिल अभी गिवन है तो आपको याद रखना है कि अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट, तो जो वहां की गवर्नमेंट है उसके चीफ सेक्रेटरी को आपको भेजना पड़ेगा नोटिस। इन केस ऑफ अ सूट अगेंस्ट एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, तो मतलब यहाँ अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के खिलाफ आपको सूट फाइल करना है तो जो वहां के सेक्रेटरी होंगे उस स्टेट के, ओके, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं, तो आप उनको नोटिस भेज दोगे। या फिर वहां अगर किसी सपोज एमपी में ही आपको ग्वालियर के किसी अधिकारी के खिलाफ सूट फाइल करना है, पब्लिक अधिकारी के खिलाफ, देन आप वहां के कलेक्टर को भी नोटिस भेज सकते हो ग्वालियर के। तो ये सब चीजें जो है हमको पता होनी चाहिए बस। इसमें हमको और कुछ नहीं याद रखना प्रीलिम्स के हिसाब से, सिर्फ हमको इसमें यही याद रखना है। इसका क्लॉज 3 भी हम पढ़ ही लेते हैं। क्लॉज 3 भी कभी कभी आई थिंक पूछा गया हुआ है, इसको मैं प्रीलिम्स में 1-2 बार देखा हुआ है। तो उसका आई जस्ट टेल यू कि क्या बोला गया कि अगर आपने नोटिस में भेजने में कुछ गड़बड़ी कर दी है, छोटी मोटी गड़बड़ी कर दी है, उस केस में आपका जो सूट है वो डिसमिस नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर सूट के दौरान गवर्नमेंट आके कहती है कि नोटिस इस पर्सन ने गलत तरीके से फ्रेम किया था, थोड़ा टेक्निकल एरर्स है उसमें, तो इस चीज की वजह से
आप उस पर्सन का सूट डिसमिस नहीं कर दोगे। अब नॉर्मल पब्लिक है, उनको कभी कभी फॉर्मेट गलत तरीके से वो इंटरप्रेट कर लेते हैं, या ढंग से फॉर्मेट मिलता ही नहीं उन्हें, तो इस चक्कर में इन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज की वजह से आप उनका सूट जो है वो सीधा का सीधा डिसमिस नहीं कर दोगे। ओके, तो ये चीज बोली गई है इसमें। लेकिन अगर आपने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है, आपने अपने प्लेट में कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं लिखा है, कॉज ऑफ एक्शन ही जो है आपने नहीं लिखा है, या फिर आपने नोटिस में कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा है, उस केस में आपका सूट डिसमिस हो सकता है। कॉज ऑफ एक्शन बड़ी चीज होती है, आपको लिखना पड़ेगा कि आप सूट क्यों फाइल कर रहे हो, कौन से राइट का आपका वायलेशन हुआ है, और क्या वो राइट आपके पास था भी या फिर नहीं था। तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली। अगर आप ये चीज नहीं लिखते हो देन आपका सूट डिसमिस हो सकता है। या फिर आपने अपने बारे में, जो मतलब प्लेंटिफ है, उसने अपनी खुद की डिटेल्स ढंग से नहीं भरी है, उसने अपना नाम गलत लिख दिया है या अपना एड्रेस वगैरह गलत लिख दिया है, इस केस में भी जो है उसका सूट डिसमिस हो सकता है। तो आपको नोटिस में सब चीजें लिखनी चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन में लिखना चाहिए आपको, और अपना नाम पता सब कुछ है वो ढंग से लिखना चाहिए आपको। अगर नहीं लिखते हो देन योर सूट कैन बी डिसमिस्ड। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 81 पे। सेक्शन 81 बात करते हैं कि क्या फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, इसने एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ सूट फाइल किया, ए वर्सेस सपोज यूनियन गवर्नमेंट का ही पब्लिक सर्वेंट, तो ऐसे लिखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया करके लिखेंगे। ओके, तो यहां पे अगर एक पर्सन के खिलाफ सूट फाइल हुआ एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, देन व्हाट विल हैपन, क्या आप उसको अरेस्ट कर सकते हो? सेक्शन नंबर 81 बोलता है कि उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। सपोज एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हमने सूट फाइल किया, देन उस केस में उस पब्लिक सर्वेंट का अरेस्ट नहीं हो सकता है, ना ही उस पब्लिक सर्वेंट की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच हो सकती है। तो एक स्पेशल प्रिविलेज है एक पब्लिक सर्वेंट को। ओके, और कोर्ट जो है ना, अगर चाहे तो उस पब्लिक सर्वेंट को कोर्ट में पेयर होने के लिए एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। यानी कि उसको बोल सकती है कि जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही है आपको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी बिजी, आप पब्लिक का काम कर रहे हो, आपको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, अपने वकील को आप भेज देना इस केस में। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और उसकी जो पर्सनल अपीयरेंस उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 82 पे। इसमें हमको ये चीज याद रखनी है कि डिक्री आने के बाद, अगर सपोज ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही है, वही सेम केस है, यहाँ पे डिक्री आ गई, सपोज यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ डिक्री आई है, तो इस केस में डिक्री आने के 3 महीने बाद तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि लेजिस्लेचर को लगता है कि गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट होता है, गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर स्टेट, एंड अगर उसके खिलाफ कोई डिक्री आई है तो 3 महीने के अंदर अंदर वो खुद ही उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। आपको एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का अलग से एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, गवर्नमेंट खुद ही उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। इतना ट्रस्ट होना ही चाहिए आपको गवर्नमेंट पे। इसलिए बाहर लगाया गया है कि 3 महीने तक आप एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसमें हमको यही चीज पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 83 पे। ये बोलते हैं व्हेन एलियंस में सू। यहाँ एलियंस का मतलब स्पेस वाले एलियंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ एलियंस का मतलब है एलियन एनिमीज, एलियन एनिमीज के बारे में। तो एलियन एनिमीज कौन होते हैं? मान लीजिए कि अगर कोई पाकिस्तान का, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कोई पर्सन प्रिजनर इंडिया में रह रहा है, तो अगर वो गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना रह रहा है यहाँ पे, तो हम उसको एलियन एनिमी बोलेंगे। ओके, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया के साथ वॉर पे, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ऐसा डिक्लेयर किया हुआ है कि जितने भी पाकिस्तान के पर्सन प्रिजनर्स जो है इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको अगर गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर किया हुआ है, देन हम उनको एलियन एनिमी मान लेंगे। तो इसमें सेक्शन नंबर 82 में क्या बोला है? 83 में, एलियन एनिमीज रिसाइडिंग इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एलियन फ्रेंड्स मे सू इन एनी कोर्ट। यानी कि सपोज पाकिस्तान का एक पर्सन है, वो इंडिया में रह रहा है लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन से रह रहा है, तो ये कौन हो गया? एलियन एनिमी रिसाइडिंग इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। देन ये जो है सीपीसी में
सूट फाइल कर सकता है, सीपीसी के कोई भी प्रोविजंस के अंडर वो सूट फाइल कर सकता है। ओके, रिलेवेंट प्रोविजंस के अंडर। एलियन फ्रेंड्स कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जापान, जापान का कोई आदमी इंडिया में रह रहे हैं तो जापान इज एलियन फ्रेंड, उसको हम एलियन एनिमी नहीं बोलेंगे, बिकॉज जापान और इंडिया के जो रिलेशंस है वो अच्छे हैं। तो जब तक गवर्नमेंट ये ना मान ले कि जापान एलियन एनिमी हो गया, तब तक हम ये चीज नहीं मान सकते हैं। एंड वो एलियन फ्रेंड, जो भी उसका बंदा इंडिया में रहेगा उसको हम एलियन फ्रेंड बोलेंगे। तो एलियन फ्रेंड जो है ना, वो भी सूट फाइल सीपीसी के अंडर कर सकता है। हाँ, लेकिन एलियन एनिमी हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इंडिया में रह रहा है, सपोज पाकिस्तान का एक आदमी है, वो इंडिया में रह रहा है विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको आप इतनी प्रिविलेज दे दोगे कि भाई तू सीपीसी में कोई भी सूट फाइल कर सकता है। ऑब्वियसली एक तो आप परमिशन के बिना रह रहे हो, ऊपर से आप ये भी बोल रहे हो कि हमें कोई सीपीसी में सूट फाइल करना है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो एलियन एनिमी इंडिया में रह रहा है विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पर्सन सीपीसी में सूट फाइल नहीं कर सकता। हमको ये चीज याद रखनी है इसमें बस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 84 पे। ये बात करते हैं कि एक फॉरेन स्टेट जो है वो क्या इंडिया में सूट फाइल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर एक फॉर एग्जांपल वही सऊदी अरेबिया वाला रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया है, इनको इंडिया में सूट फाइल करना है। सपोज इन्होंने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी परचेज करी हुई थी, उसके रिगार्डिंग इनको सूट फाइल करना है, देन ये जो इनका प्राइवेट मैटर है इसमें भी ये सूट फाइल कर सकते हैं। इवन तो इनका प्राइवेट मैटर है, सऊदी अरेबिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे 84 इनको परमिशन देता है कि ही कैन फाइल अ सूट। अगर सऊदी अरेबिया के कोई सऊदी अरेबिया को इंडिया में सूट फाइल करना है इन कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे रूलर की कैपेसिटी में नहीं सूट फाइल करना है, उसने इन कैपेसिटी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट सूट फाइल करना है, देन ऑल्सो सेक्शन नंबर 84 में वो सूट फाइल कर सकता है। सपोज गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे पैसे उधार दिए थे एक इंडिविजुअल को इंडिया में, तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया भी सूट फाइल कर सकती है सेक्शन नंबर 84 में। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 85 में। ये बात करता है पर्सन्स स्पेशली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन रूलर्स। तो अगर यहीं पे हमारे रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि अब मैं सऊदी अरेबिया से क्या वकील भेजूं, आप एक काम करिए, आप मेरे सूट को प्रोसिक्यूट करने के लिए इंडिया में ही किसी वकील को चुन लीजिए एंड वो मेरे बिहाफ पे प्रोसिक्यूट करेगा। तो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया ये रिक्वेस्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ही जो है मेरे केस में वकील को कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके, ऐसी रिक्वेस्ट करी जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी यहाँ पे, वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी रिक्वेस्ट। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 86 पे। ये बात करता है सूट अगेंस्ट रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड इनवॉइस। तो इन पर्सन्स के खिलाफ जो है आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो जब तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना मिल जाए। अगर एक प्राइवेट पर्सन इंडिया में ए को सूट फाइल करना है सऊदी अरेबिया के रूलर के अगेंस्ट, तो डायरेक्टली वो किसी भी कोर्ट में जाके सूट फाइल नहीं कर सकता, उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब कि आप उसको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड जब तक वहां से उसको कंसेंट नहीं मिलता है तब तक जो है वो सूट जो है उसको फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट दिस फॉरेन पर्सन, फॉरेन रूलर। तो यही चीज सेक्शन नंबर 86 हमको बोलता है, हमको ये चीज में याद रखनी है बस। ओके, इसमें एक और चीज बोली गई है कि क्लॉज नंबर 3 इसका ये बोलता है, क्लॉज नंबर 3 दैट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर आप अगर किसी कोर्ट ने फॉरेन रूलर के खिलाफ डिक्री फाइल कर दी है, मतलब जजमेंट पास कर दी है, तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है टिल सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे देती तब तक
जो डिक्री आई हुई है ना फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ, उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। ओके, तो ये भी चीज इसलिए डाली गई है ताकि इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो ठीक से बने रहें, उनमें कुछ कड़वाहट ना आ जाए बेमतलब। ओके, तो ये प्रोविजंस जो हैं इन्हीं इन्हीं इसी स्पिरिट में बनाए गए हैं। लेजिस्लेचर ने इसलिए बनाए थे ये प्रोविजंस ताकि इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो अच्छे रहें, उनमें कोई कड़वाहट ना पैदा हो। अब इसमें यही चीज बोली गई है। अब मतलब सेक्शन नंबर 87 पे ये बात करते हैं कि जो फॉरेन स्टेट का रूलर है वो अपने नाम से जो है अपने नाम से सूट अगर वो चाहे तो फाइल कर सकता है, या फिर वो ये बोल सकता है कि आप अब मेरे स्टेट के नेम में आप सूट फाइल करो। यानी कि अगर सऊदी अरेबिया का जो रूलर है वो बोलता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के नाम से सूट फाइल करो, तो ये हो सकता है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि इस रूलर का कोई एजेंट वगैरह है, उस एजेंट के नाम पे हम सूट फाइल कर देते हैं ताकि उस सऊदी अरेबिया के जो रूलर है उनकी रेपुटेशन कोई खराब वराब ना हो। तो उनके कोई एजेंट है, हम ऐसा करते हैं उस एजेंट के नाम पे सूट फाइल कर देते हैं। तो ये चीज भी हो सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 87A पे। तो उसमें सिंपल सी बात बोली गई है कि फॉरेन स्टेट कौन होता है। फॉरेन स्टेट वही होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अगर सपोज एक स्टेट है XYZ, एक कंट्री XYZ, इस XYZ को इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है कि ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट करती है, तो भाई इस XYZ को जितनी भी प्रिविलेजेस हमने ऊपर पढ़ी हैं, जितने भी प्रोविजंस हम पढ़े हैं ऊपर, उनमें वो XYZ को उस XYZ के ऊपर वो सेक्शंस लागू नहीं होंगे बिकॉज XYZ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो एक रूलर है वो फॉरेन स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तभी उसको ऊपर वाले जो प्रिविलेजेस है वो मिल सकते हैं। तो यही चीज हमको समझनी है। 87B का कोई जो है ज्यादा एप्लीकेशन है नहीं, बट इसको हम पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ एनी सूट बाय और अगेंस्ट द रूलर ऑफ एनी फॉर्मर इंडियन स्टेट which is based wholly or in part upon a cause of action which arose before the commencement of constitution। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंस होने से पहले का केस था तो उनमें भी ऊपर वाले प्रोविजंस जो है 85-86 पे वो अप्लाई होंगे। ओके, अब तो खैर ऐसा कोई सूट बचा ही नहीं होगा, जो होना होगा खत्म हो गया होगा अभी तक, एंड दैट तो इसलिए जो 87 भी है इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 88 पे जो कि बात करता है इंटरमीडिएट सूट के बारे में। अब ऑर्डर नंबर 35 जब हम पढ़ेंगे ना, देन ऑल्सो वी विल डिस्कस इट। सेक्शन नंबर 88 ऑर्डर नंबर 35 सेम बात ही बोलता है, बट वहां पर थोड़ा सा इलाबोरेट वे में बोला गया, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तब उसको थोड़ा इलाबोरेट वे में डील करेंगे। बट सेक्शन नंबर 88 टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रीटर सूट। इसमें ये होता है बेसिकली कि अगर कोई पार्टी, सपोज एक पर्सन है ए बोलता है कि मेरे पास 10,000 रुपए पड़े हैं, मेरे पास 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, ए बोलता है। ओके, अब क्या होता है, वो बोलता है कि ये पैसे मेरे नहीं है, बट आई नो कि ये मेरे पैसे नहीं है, ये चीज तुमको पता है, लेकिन वो बोलता है कि आई नो कि बी और सी इनमें से किसी के ये पैसे हैं, लेकिन मेरे को नहीं पता किसके हैं। अब यहाँ पे ए का क्या कर सकता है, वो कोर्ट में एक सूट फाइल कर सकता है और बोलता है कि सर ये 10,000 रुपए हैं, इसको मैं कोर्ट में सबमिट कर देता हूँ। ओके, एंड अब इस पैसे का जो भी होगा वो मुझे नहीं पता, ये पैसे मैं कोर्ट में सबमिट कर रहा हूँ। एंड फिर बी और सी जो है कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं अमाउंट को। बी बोल सकता है मेरा पैसा है, सी बोल सकता है मेरा पैसा है, लेकिन सूट यहाँ पे कौन फाइल कर रहा है, ए। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरप्रीटर सूट, जहां पे जो पर्सन सूट फाइल कर रहा है वो रिलीफ में उस अमाउंट को या उस प्रॉपर्टी को चाहता नहीं है, वो सिर्फ बोलता है कोर्ट को एज अ गुड सिटीजन या गुड पर्सन कि ये जो पैसा या अमाउंट है ये मेरा नहीं है, ये किसी थर्ड पर्सन का है। तो जो कोर्ट है इस चीज को डिटरमाइन कर ले कि ये पैसे किसको जाने हैं, ये पैसे मैं कोर्ट में जमा करवा देता हूँ। ओके, तो यही सेक्शन नंबर 89 इसी चीज के बारे में बात करता है। ए चाहे तो वो कोर्ट से ये भी बोल सकता है कि
अगर सपोज 10,000 रुपए की जगह कोई आइटम थी, सपोज एक टीवी था, ए बोलता है कि ये टीवी मेरा नहीं है, ये बी और सी में से किसी का है, तो आप कोड डिटरमाइन कर ले कि किसका टीवी है। यहाँ पे ए ये बोल सकता है कि इस टीवी को स्टोर करने में मेरे कुछ खर्चा है, इतने दिन से मैंने टीवी को स्टोर किया हुआ था, तो इसमें मेरा खर्चा है, तो ये छोटा सा एक खर्चा भी मेरे को चाहिए। तो ए ये चीज क्लेम कर सकता है कि खर्चा पानी जो भी उसको आया होगा इस टीवी को स्टोर करने में, वो क्लेम कर सकता है। लेकिन जो लास्ट में कोड डिटरमाइन करेगा कि सपोज टीवी बी का या फिर सी का है, सपोज कोड बोलता है बी का टीवी है, तो जो टीवी है वो बी को दे दिया जाएगा। ओके, तो ए जो है सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड एक खर्चा पानी मांग सकता है, लेकिन पूरे का पूरा टीवी वो क्लेम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है कि ये टीवी पे स्टोर करने का जो खर्चा है वो आप मेरे को दे दो। तो इंटरमीडिएट सूट में ये सब चीजें वो क्लेम कर सकता है।